नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं कोउ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। यानी इस विश्व में, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जन्मा है, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसको अधिकार मिलने पर, पद मिलने पर अहंकार न हो जाए। और ये बात जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होती है। और आज चूँकि बात कर रहे हैं राजनीति की, तो राजनीति में विशेषकर से। और एक वीडियो में हमने पिछले कुछ दिनों पहले बनाया था, उसमें कहा था कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है किसी भी नेता का या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का या राजनेता का क्या होता है, और वो है अहंकार। ये अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जिसको नेता गुण समझता है, अपनी योग्यता समझता है। जनता की नज़र में इससे बड़ा दुर्गुण कोई नहीं होता है। और जिसमें ये जो है मद आ जाता है, ये अहंकार आ जाता है, उसका पराभव निश्चित होता है। अलग अलग लोगों के साथ समय अलग अलग होता है। वो जो बात सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कही थी कि सेवक के मन में अहंकार नहीं होना चाहिए, वो शायद गोस्वामी तुलसीदास से ही प्रभावित होकर उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन बात तो ये सच है। लेकिन मैं आज बात जो है कांग्रेस या बीजेपी की नहीं करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण की एक पार्टी की, जिसका उभार बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह से ऊपर आई और उसी गति से वो नीचे जा रही है। उस पार्टी का नाम है, उस नाम बदल लिया बीच में, उसका नाम है भारतीय राष्ट्र समिति। और उसके सर्वे सर्वा हैं केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव। जब वो 2014 में सत्ता में आए तो उन्हें लगा कि उनको हराने वाला तो अब कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस और टीडीपी को तोड़ा और बड़ी बेरहमी से तोड़ा। तो कांग्रेस और टीडीपी के विधायक टूटने के लिए तैयार थे। देखिए, विधायकों के टूटने की कई वजहें होती हैं। विधायक हों या सांसद हों, उसमें एक वजह होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की चिंता। जो भी नेता है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उसकी चिंता अगले चुनाव में जीतने की होती है। सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए यही बात होती है। उसकी नज़र होती है कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे, किस प्लेटफॉर्म से जीतेंगे, किसके समर्थन से जीतेंगे, किसके साथ रहकर जीतेंगे। और जीतने के लिए उसको मालूम है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उसको समय मिला है 5 साल का, उसमें वो जो काम कराएगा वो एक बड़ा नीति निर्धारक तत्व होगा। उसके आधार पर लोग वोट देंगे या नहीं देने का फैसला करेंगे, उसको फिर से लाने या नहीं लाने का फैसला करेंगे। तो जिसके साथ रहने से डेवलपमेंट के फंड ज़्यादा मिलें, अब यहाँ पर केवल चिंता कॉन्स्टिट्यूंसी की होती है। लेकिन दूसरे तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं जो प्राथमिकता देते हैं विचारधारा को। फंड मिले ना मिले, जीतने की संभावना दोबारा बने न बने, लेकिन जिस विचारधारा से जुड़े हैं उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जो विचारधारा से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका कोई लगाव नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की चिंता, उसके डेवलपमेंट की चिंता में हर समय इस जुगत में रहते हैं कि कहाँ रहने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये तेलंगाना के कांग्रेस और टीडीपी के उस समय के विधायकों को लगा कि उस समय टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति उसका नाम था, और केसीआर को आज भी ये गुमान है कि वो तेलंगाना राज्य के जनक हैं। ये बात सही है कि उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलाया, लंबा आंदोलन चलाया, हिंसक आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचा, यानी अलग स्टेट हासिल करके ही रुके। अलग स्टेट हासिल किया, तेलंगाना बनाया, तो उसका जो है फल भी दिया जनता ने। उनको 2-2 बार चुनाव जिताया, 2014 में और फिर 2018 में। दोनों चुनाव में उनकी सरकार बनी, बड़े बहुमत से सरकार बनी। सरकार दोबारा बनने के बाद खास तौर से उनको लगने लगा कि अब वो हारेंगे नहीं, तेलंगाना उनकी जेब में है, अब उनको आगे देखना है। तो इसलिए पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति रखा और पार्टी का ऑल इंडिया पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। चौथा मोर्चा बनाने के लिए निकल पड़े 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, और उसके बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022-23 में फिर इस तरह की कोशिश की। अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिले, कई पार्टियों की फंडिंग की उनके विधानसभा चुनाव में,
कि उसकी वजह से उनका साथ देंगे। ये सब काम करते रहे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, तेलंगाना का राजा तो मैं ही हूँ, तेलंगाना पर एक छत्र मेरा साम्राज्य है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो तेलंगाना जैसे छोटे से राज्य जिसकी विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं और लोकसभा में 17 सीटें हैं, उसके राज्य के मुख्यमंत्री ने सीधी देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। प्रोटोकॉल है कि देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, अगर वो किसी राज्य में जाता है तो उस राज्य का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के नाते उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। ये एक औपचारिकता है जिसको सभी पार्टियां, चाहे केंद्र राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो तो भी निभाती आई हैं। के चंद्रशेखर राव ने इसको तोड़ दिया। पहली बार जो है थोड़ा शर्माए तो बहाना बनाया कि मेरा पहले से कार्यक्रम तय था। फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसा हुआ कि हैदराबाद में रहते हुए प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं गए। तब ये नेता को ये सब करते हुए लगता है कि वो जो कह रहा है वही बात लोग मानेंगे। उसको ये समझ में नहीं आता कि लोग इन बातों को अपनी याददाश्त में नोट करते चलते हैं। वो जैसे बही खाता तैयार होता है ना, वैसे ही नेता का, खासतौर से जनप्रतिनिधि का बही खाता मतदाता तैयार करता रहता है 5 साल तक। वो 5वें साल में तय नहीं करता है। मेरा मानना है कि 85-90% मतदाता जो है पहले से, चुनाव के पहले से तय कर लेता है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। 10-15% फ्लोटिंग वोट होते हैं जो इधर उधर जा सकते हैं। तो वो ये बही खाते में उसके दर्ज होता रहता है। तो केसीआर के ये सब काम दर्ज हो रहे थे जब वो कांग्रेस को तोड़ रहे थे, जब वो टीडीपी को तोड़ रहे थे, तब भी। आज उनको उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। आज कांग्रेस पार्टी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2023 में हुआ, उसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस जो है केसीआर की पार्टी, उसको सिर्फ 39 सीटें मिली। 119 में से 39, 39। और उसके 1/4 सदस्य, लगभग 10 विधायकों से कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी और मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे संपर्क हो चुका है, बातचीत हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस इंतज़ार कर रही है कुछ और विधायकों के आने का। 2/3 के लिए उसे 26 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। वो बीजेपी की तरह नहीं करना चाहती कि इन विधायकों को तोड़े और इनसे इस्तीफा दिलवाए, फिर से उपचुनाव हो और उसके बाद उनको जो है अपने टिकट पर उपचुनाव लड़ाए और जीत जाएं तो साथ रहेंगे ही। हारने पर भी ज़्यादातर साथ ही रहते हैं, लेकिन तब उस तरह के काम के नहीं रहते जैसे जीते हुए रहते। तो रेवंत रेड्डी की पूरी कोशिश है किसी तरह से 2/3 सदस्य भारत राष्ट्र समिति के टूटकर कांग्रेस के साथ आ जाए। कि इसको जस्टिफाई करने के लिए वो सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी मिलकर उनकी सरकार गिराना चाहते हैं, उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वो अपनी सरकार की स्थिरता के लिए, मजबूती के लिए, स्थायित्व के लिए ये काम कर रहे हैं। तो वो ये भी नहीं छिपा रहे हैं कि वो तोड़ रहे हैं पार्टी को केवल जो है दल बदल के लिए। जो दल बदल कराता है वो कहता है कि हम सही हैं, हमारा जो कारण है वो सही है, दूसरे जो करते हैं उसका कारण गलत है। तो जो काम बीआरएस ने किया, अब वो काम रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में तेलंगाना में एक समस्या है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद एक जांच समिति बिठाई। पीजे कुरियन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बैठी और उसकी चिंता का कारण ये था कि विधानसभा चुनाव के 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हुए और दोनों चुनाव में पार्टी के वोट शेयर में इतना बड़ा अंतर आ गया। पहले तो सीटों की बात कर लें, कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। 8 सीट कांग्रेस पार्टी जीती और 8 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 17वीं सीट जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद की सीट है, वो जीते। बीआरएस को एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा में। लेकिन ये चिंता की बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 8 ही सीट, बीजेपी को विधानसभा चुनाव में याद रखिए केवल 8 सीटें मिली थी विधानसभा की। 8 विधायक जीते थे और 8 सांसद भी जीत गए। तो ये जो छलांग लगाई बीजेपी ने,
बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा से लोकसभा चुनाव आते आते 6 महीने में लगभग 21% बढ़ गया। बीआरएस का वोट शेयर 20% घट गया। कांग्रेस के वोट शेयर में जो इजाफा हुआ वो 1% से भी कम रहा। तो कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, जबकि 6 महीने से उसकी सरकार थी। 5 गारंटियां और क्या क्या जो है रेवंत रेड्डी की सरकार के जो वादे थे जिनको पूरा करने की निभाने की कोशिश होती रही, उस सब के बावजूद, सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चैलेंजर के रूप में कांग्रेस के सामने आ गई। उसने बीआरएस को रिप्लेस कर दिया नंबर 2 की पार्टी के तौर पर तेलंगाना में। अब लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने थी और दोनों को बराबर बराबर सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर में ज़रूर कांग्रेस पार्टी अब भी आगे है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जो तोड़फोड़ कर रही है उसकी चिंता का कारण केवल ये नहीं है कि उसकी सरकार की स्थिरता को खतरा है। कांग्रेस पार्टी जो तोड़फोड़ कर रही है उसकी नज़र ग्रेटर हैदराबाद एरिया पर है। इस इलाके से विधानसभा की 24 सीटें आती हैं और कांग्रेस पार्टी को इन 24 में से एक भी सीट नहीं मिली। ये चिंता का कारण है कांग्रेस के। इसीलिए वो इस इलाके के जो विधायक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगले साल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें बीआरएस जरूर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन 150 सीटों में से उसको सिर्फ 55 सीटें मिली थी। बीजेपी को 48 सीटें मिली और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को AIMIM को जो है वो 48 सीटें मिली। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और ये कमजोरी इस इलाके में कांग्रेस की अब भी जारी है। रेवंत रेड्डी की चिंता इस बात की है। तो वो एक तो बीआरएस को यानी के चंद्रशेखर राव को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहते हैं, उसी तरह से जैसे उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा था उसी तरह से बीआरएस को तोड़ना चाहते हैं। और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज है और आने वाले समय में जो है पंचायत के चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उन सब से निपटने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है उस इलाके में कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनकी लड़ाई जो है आगे आने वाले चुनाव में अब बीआरएस से नहीं होगी, अब सीधी भारतीय जनता पार्टी से होगी। और उनको मालूम है कि बीआरएस जो है वो गिरती हुई ताकत है, उसकी लोकप्रियता दिन पर दिन घटती जा रही है, बल्कि कहें कि उसकी अलोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब बीआरएस को लग रहा है कि अब जो है राज्य की सत्ता से बाहर हो गए तो केंद्र में कोई ठिकाना होना चाहिए, तो वो संकेत दे रही है कि वो केंद्र में भाजपा का समर्थन कर सकती है। राज्यसभा में उसके 4 सदस्य हैं, उसको लगता है कि 4 सदस्यों की जो बीआरएस के हैं उनकी भाजपा को किसी न किसी समय ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय मोर्चा बनाने निकले थे केसीआर, अब वो भाजपा का समर्थन करने की सोच रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि कांग्रेस से लड़ना उनके लिए अकेले संभव नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की राजनीति में कम से कम बीआरएस का साथ लेगी। बीआरएस का जो खासतौर से केसीआर का भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड है, मिस गवर्नेंस का जो रिकॉर्ड है, उस सब को देखते हुए भाजपा नहीं चाहेगी कि ऐसा करे। भाजपा एक मामले में और सावधानी बरत रही है। ऐसे भी विधायक हैं बीआरएस के जो कांग्रेस की बजाय बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसके लिए अभी तैयार नहीं है। अलग अलग राज्यों में पिछले 5-10 सालों में बीजेपी ने जो किया है उसका उसको बड़ा नुकसान हुआ है। 2024 में लोगों की धारणा भाजपा के बारे में बदली है, उसका नुकसान, छवि का नुकसान हुआ और वोट शेयर का नुकसान हुआ, सीटों का नुकसान हुआ। तो भाजपा उसको बदलना चाहती है, अपनी उस छवि को बदलना चाहती है कि वो केवल तोड़ फोड़ के जरिए जो है वो सत्ता में आने की कोशिश करती है। तो भाजपा अभी तक जो है उसने ये रुख नहीं दिखाया है, ये संकेत नहीं दिया है कि बीआरएस के जो विधायक उसके साथ आना चाहते हैं उनको लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी नहीं होगी कि 2/3 हो। तो जाहिर है कि उनको जो है वो ऑपरेशन कमल जो कर्नाटक से शुरू किया था बीजेपी ने, वही करना पड़ेगा कि उनको विधानसभा से इस्तीफा दिलाकर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना पड़ेगा और जिताना पड़ेगा।
तो चुनाव लड़ाना तो आसान है इस्तीफा दिलाकर, लेकिन जिताना बहुत मुश्किल काम है। ये हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने देख लिया है। निर्दलीय विधायकों को जिस तरह से साथ लिया, उसको उम्मीद थी कि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को अस्थिर कर देगी। हुआ इसका ठीक उल्टा। सुक्खू की सरकार और सुक्खू और ज़्यादा मजबूत हो गए। भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा बदनामी के अलावा। तो भाजपा वही काम अब तेलंगाना में नहीं करना चाहती है। लेकिन चंद्रशेखर राव की पार्टी के लिए राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। उनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व बचेगा कि नहीं, ये प्रश्न जो है उनके सामने है। हालांकि किसी पार्टी की या किसी नेता की ऑब्ituरी इतनी जल्दी नहीं लिखनी चाहिए। उसके लिए मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं नीलम संजीव रेड्डी का। नाम आपने सुना होगा। वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हीं के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुई थी 1969 में। वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट थे राष्ट्रपति पद के लिए। इंदिरा गांधी उनको नहीं चाहती थी। इंदिरा गांधी ने निर्दलीय वीवी गिरी का समर्थन किया और उनको जिता लिया। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी रिटायर होकर अपने गांव चले गए, खेती करने लगे। अब भाग्य देखिए, भाग्य के आगे किसी का जोर नहीं चलता। इसको मैं भाग्य के अलावा और कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए। 1977 में इंदिरा गांधी हार गई, सत्ता से बाहर गई, जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी के जो घटक दल थे उन्होंने उस चुनाव में समर्थन किया था नीलम संजीव रेड्डी का। 69 वाले चुनाव में उन्होंने जो है उनको घर से बुलाकर राष्ट्रपति बनाया। हालांकि आखिर तक नीलम संजीव रेड्डी ने जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। वो फिर कांग्रेस और इंदिरा गांधी के ही साथ हो गए जिन्होंने उनको हरवाया था। तो राजनीति बड़ी बेरहम होती है। कौन किसके साथ चला जाएगा, कौन किसका साथ नहीं देगा। नीलम संजीव रेड्डी ने अगर आखिर तक जनता पार्टी का साथ दिया होता तो एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि बाबू जगजीवन राम देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बन गए होते 79 में ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो अतीत की इतिहास की बातें हैं। तो इसलिए बीआरएस के सामने अस्तित्व का संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं, लेकिन वो अर्श से फर्श पर आ चुकी है और इसका पूरी तरह से रियलाइजेशन जो है लगता नहीं कि चंद्रशेखर राव को हो चुका है। अब भी उनको लगता है कि वो अपनी पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। पार्टी की जो अलोकप्रियता है, उनकी अपनी जो अलोकप्रियता है, उनका शासन, उनके शासन को लोगों ने कुशासन के रूप में देखा और भ्रष्टाचार का जिस तरह से बोलबाला उन्होंने स्थापित किया, उससे लोग और ज़्यादा कुपित थे और हैं। और जब तक ये भावना है, याद रखिए, यही स्थिति हुई थी पंजाब में अकाली दल की, जब सुखबीर बादल ने यही काम किया था। आज तक पंजाब के लोग सुखबीर बादल को माफ़ नहीं कर पाए हैं। क्या केसीआर को माफ़ कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही दे सकता है, लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।